आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आज दशमांश में बोलना चाहते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है नक्षत्रा 27 रिसर्च यूनिवर्सिटी ब्राह्मण महासभा अखिल भारतीय धर्मपथ तीनों के कॉम्बिनेशन से हो रहा है और ये मेरा सौभाग्य है कि गुरुओं की भूमि व्यापार केंद्र पठानकोट के अंदर इस सभागार के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है। सभी विद्वानगण हैं, इसलिए मैं चतुर्वेदी एक राष्ट्रीय गीत है उस मंत्र के माध्यम से इसकी शुरुआत करता हूं और फिर मैं अपना वक्तव्य रखूंगा। ब्राह्मणे ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य शूरो सभ्यो अति व्याधि महारथो जायताम दोगनी देनु दोड़ा नडवानासु सप्तुहि पुरंदरी योसा जिष्णु रथिष्ठा सभयो युवा यश वीरो जायताम निकामे निकामे न परिजनो वस्तु फलवत्तो न औषध पच्यंताम योग क्षेमनो कल्पताम ओम भूर्भुवस्सुः चतुर्वेदाय नमः। सबसे पहले तो मैं आज के इस प्रोग्राम के सीईओ डॉक्टर रजनीश सूद जी, नक्षत्रा 27 की चेयरपर्सन डॉक्टर बबीता जी, डायरेक्टर डॉक्टर विश्व कुमार जी, यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर चंद्रमौली साहब रैना जी जो बड़े विद्वान हैं, उनका पंचांग निकलता है, डॉक्टर लेखराज जी जो हस्तरेखा के विशेषज्ञ हैं, सर्व ब्राह्मण महासभा उसके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अश्विनी कुमार जी, धर्मपथ जो हमारा सनातन धर्म का संगठन है उसके अध्यक्ष राकेश शास्त्री जी, उपस्थित सभी विद्वान बंधुओं, किसी भी शुभ कार्य के अंदर बाधाएं तो आती हैं, अब वो चाहे किसी भी प्रकार की हो। कभी कभी माइक खराब हो जाता है तो कोई जरूरी तो नहीं है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अब चंद्रमा खराब हो जाए तो फिर क्या करें, ये भी हो सकता है, इसलिए इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा कभी भी अंतर्दशा में, प्रत्यंतर दशा में, सूक्ष्म दशा में, प्राण दशा में कभी भी कहीं ना कहीं युति कर सकता है, दृष्टि में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कलाएं चेंज होती रहती हैं। इसलिए शुभ कार्यों में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आती हैं और हमने तो हजारों इस प्रकार के सम्मेलन किए हैं, वहां जाते रहते हैं और ऐसी ऐसी जगह जाते हैं कि लोग बाइकाट कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप बधाई के पात्र हैं, तीनों संस्थाओं के अध्यक्ष बधाई के पात्र हैं कि प्रोग्रामों में विरोध होता है। और मुझे हैरानी इस बात की होती है कि हम टीवी के ऊपर एक ऐसे लोगों से लड़ते हैं कि जो हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों से टीवी के ऊपर युद्ध करते हैं कि जो 2050 तक हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे ही लोग, हमारे ही हिंदुत्व के लोग बोलते नहीं नहीं वहां नहीं जाना पठानकोट में, वो तो अश्विनी कुमार का प्रोग्राम है, वो तो राकेश जी का प्रोग्राम है, वो तो नक्षत्रा 27 का प्रोग्राम है। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। अरे धर्म बचेगा तो हम बचेंगे, धर्म बचेगा तो देश बचेगा।
अगर ये भी 56-57 देशों की तरह गजबा हिंदुस्तान हो गया तो क्या हम ज्योतिष के बारे में बोल सकते हैं? यहां पर नहीं बोल सकते। पाकिस्तान में कोई ज्योतिष कर सकता है? नहीं कर सकता। वहां कोई हर हर महादेव बोल सकता है? नहीं बोल सकता। इसलिए मैं सबसे, ये लाइव जा रहा प्रोग्राम और 40 लाख फॉलोअर हमारे हैं, वो भी देखेंगे इसको। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इस समय सबको अपने धर्म को बचाने की आवश्यकता है। पूरा विश्व धर्म के नाम पर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। आप इजराइल की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, आज हम ऐसी सटीक भविष्यवाणियां कर लेते हैं, इसलिए कर लेते हैं कि आज हम अपने देश में सुरक्षित हैं, हमारी विद्या सुरक्षित है, और उस विद्या का श्रेय जाता है ब्राह्मण महासभाओं को। अगर हमारे पास ये ना होते विद्वजन, तो हमारे शास्त्र ना बचते, और शास्त्र तो जला दिए गए थे, वो तो जला दिए गए थे। वो किसने रखा? मेमोरी में किसने रखा? श्रुति और स्मृति में किसने रखा? इसलिए हमारे देश के अंदर ये जितनी भी विद्याएं हैं, अगर इनको बचाने में सबसे बड़ा योगदान, देश को, हिंदुत्व को बचाने में सबसे बड़ा योगदान है, तो वो ब्राह्मण महासभा और सनातन धर्म का है। लेकिन हम में आपस में भी टांग खिंचाई होती है कि आपकी सफेद शर्ट मेरी सफेद शर्ट से ज्यादा क्यों, तुम्हारा तिलक मेरे तिलक से बढ़िया क्यों, वहां हम टांग खींचते हैं। अरे मैंने कोई मंत्र बोल दिया, उस पर कमेंट आएंगे, उच्चारण ठीक नहीं है रावत जी का। ठीक है, नहीं हो सकता, लेकिन हर वेदाचार का मंत्र उच्चारण में कहीं ना कहीं कमी रहती है, इसलिए लिखा होता है यद पद भ्रष्टम मात्राहीनम, कि अगर मेरे से कहीं गलती हो रखी है मात्रा में, पद में, हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, माफी चाहता हूं। पंजाब के वेदाचार्यों का उच्चारण अलग है, यहां के वेदाचारों का उच्चारण अलग है ब्राह्मणों का, और यही मंत्रों का उच्चारण आप देखेंगे केरला के अंदर अलग है, तमिलनाडु में अलग है, बंगाल में अलग है, बिहार में अलग है। इसलिए हमें एक दूसरे की टांग कभी नहीं खींचनी चाहिए। अगर मान लो कोई चीज आज असफल हुई है, कल सफल होगी। मोहम्मद गोरी ने 17 बार हमला किया, हमने उसको लापरवाही में लिया, लेकिन वो 18वीं बार सफल हो गया। इसलिए हम सबको आज एकता की आवश्यकता है। हम में एकता रहेगी तो हमारा ज्ञान बचेगा, हमारी ज्योतिष बचेगी, हमारे मंत्र बचेंगे, हमारे वेद बचेंगे, सब बचेगा। आज मैं आपको दशमांश कुंडली, उसके बारे में जानकारी दूंगा कि आप अपना बच्चा, अब आपका तो पैदा हो गया, हो सकता है आपका पोता, या आप कोई बच्चा पैदा करना चाहते हैं, और ऐसा बच्चा पैदा करना चाहते हैं कि जो बिजनेस के मामले में, या वो ज्ञान के मामले में, या वो गेम्स के मामले में, धन के मामले में, फिल्म के मामले में बहुत बड़ा स्टार बने, उसके लिए आपको एक अच्छे ज्योतिष की आवश्यकता है, एक अच्छे ज्योतिषी के विद्वान की आवश्यकता है। लेखराज जी जैसे और रैना जी जैसे महान विद्वानों की आवश्यकता है। उसकी कैलकुलेशन का तरीका मैं बताऊंगा आपको कि दशमांश कुंडली से व्यक्ति के कर्म की स्थिति पता चलेगी। आप दशमांश कुंडली को कर्म की स्थिति के साथ तब जोड़ सकते हैं जब लगन कुंडली को आप स्ट्रॉन्ग करोगे। अगर आपकी लगन कुंडली स्ट्रांग होगी तो दशमांश कुंडली को भी आप उसको डिजाइन कर सकते हो। और मैं आज सिर्फ टिप्स के ऊपर आपको बताऊंगा। हो सकता है आपका ये फेल हो जाए,
अभी मेरी लेखराज जी के साथ बातचीत हो रही थी, हम चाय पी रहे थे अपने रूम के अंदर, तो लेखराज जी कह रहे थे कि रावत जी बिल्कुल ठीक है, ये कंप्यूटर तो फेल हो जाते हैं, इनकी कैलकुलेशन तो गलत हो जाती है, लेकिन हाथ की नहीं हो सकती। बड़ी लंबी कुंडली उन्होंने सन 77 की बनी हुई मुझे दिखाई थी। दशमांश कुंडली आपकी ऊंचाइयों को, आपके कैरियर की ऊंचाइयों को, कैरियर आप कौन से फील्ड में लेके जाना चाहते हो, आप अपने बेटे को वेदाचार्य बनाना चाहते हो, ज्योतिषी बनाना चाहते हो, बहुत बड़ा विद्वान कर्मकांडी शास्त्री बनाना चाहते हो, अपने बेटे को बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनाना चाहते हो, जो भी बनाना चाहते हो, उसके लिए आप लगन कुंडली पे आइए और लगन कुंडली के हिसाब से दशमांश कुंडली डिजाइन करके ऑपरेशन करा लो। अब पहले तो ऑपरेशन होते नहीं थे, लेकिन पहले कैसे ये बच्चा बनते थे इस प्रकार से महान। रावण ने मेघनाथ को ऐसे ही कंसीव किया था। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ऐसे ही किया था कि मैं एक ऐसा बच्चा पैदा करूंगा, एक ही करूंगा जो अमर हो, और यही रावण भी चाहता था। वही सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं। दशमांश कुंडली का होता है लगन के 10 हिस्से कर दो। लगन के 10 हिस्से करोगे, एक लगन 30 डिग्री की होती है, उसके 10 हिस्से करेंगे तो लगन एक हिस्सा 3 डिग्री का आएगा। इसका मतलब दशमांश 3 डिग्री का हो गया। 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 10, यानी 30 डिग्री के 10 हिस्से अगर हमने कर दिए तो दशमांश यानी 10वां हिस्सा मिला। याद रखने वाली बात है कि अगर चर लगन हो 1 3 5 7 9 और 11, तो आपकी दशमांश कुंडली उसी लगन से बनेगी। याद कर लेना, कंप्यूटर खोलने की जरूरत नहीं। और अगर आपकी लगन सम है 2 4 6 8 10 12, तो फिर आपको ही उससे 9वीं। अब हम चलते हैं, मान लो किसी की मेष लगन है, मेष लगन मान लो 0 से 3 डिग्री के भीतर भीतर है, तो मेष चर लगन हो गई। दशमांश कुंडली कौन सी लगन की बनेगी? 0 से 3, 0 से 3 मैंने कहा उसी लगन से। इसका मतलब आपकी दशमांश कुंडली है वो भी मेष लगन की बनेगी, आपकी लगन वर्गोत्तम हो गई। अभी मान लो मेष लगन है, आपके दशम भाव का स्वामी शनि, और आपकी दशमांश कुंडली में भी दशम भाव का स्वामी शनि। आपकी मैन कुंडली के अंदर शनि मान लो स्वराशि के अंदर बैठा हुआ है, तो आपका शनि दशमांश कुंडली के अंदर कहां जाएगा? सेम वही फॉर्मूला रहेगा। अभी मान लो आपकी लगन 3 से 6 डिग्री, अब ये वृष लगन हो गई, यहां पर वृष के दशमांश में चली गई लगन। वृष के दशमांश में अगर जाती है तो आपकी दशमांश क्या बनेगी? वृष से गिनेंगे, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, 9वीं मकर। इसका मतलब आपकी जो लगन कुंडली दशमांश में मकर लगन की आ जाएगी। अब मकर लगन की आ गई, आपके जो ग्रह होंगे उसी ग्रह से फिर उनको आपको बिठाना है। अभी हम इससे आगे चलते हैं। 6 से 9 के बीच में अगर आ जाए, 6 से 9 के बीच में आपकी फिर विषम लगन आ गई, विषम लगन आएगी तो दशमांश कुंडली भी आपकी विषम की ही बनेगी, फिर आपकी वही लगन बन जाएगी उसी तरीके से, क्योंकि यहां विषम में उसी लगन से शुरुआत होती है। इस प्रकार से अब आपको यह देखना है कि 10 जो हैं, ये पहला दशमांश, दूसरा दशमांश, तीसरा दशमांश, चौथा दशमांश, 5वां, 9वां, ऐसे 10 दशमांश तक इनकी लॉर्डशिप किसके पास होती है? अगर 0 से 10
आपकी दशमांश कुंडली 0 से 3 के बीच में बनती है और ये पहला दशमांश बनता है, तो पहले दशमांश का जो लॉर्ड होगा वो होगा इंद्रदेव, यानी इंद्रदेव लॉर्ड होगा और इसका जो कारक होगा सूर्य होगा। अब हमें दोनों को कोऑर्डिनेट करना है दशम के साथ में। यहां ध्यान के साथ आप सुने। मान लो आपकी जो कुंडली है मेष लगन की है और 2.5 डिग्री की है, 2 डिग्री की है, तो दशमांश कुंडली भी आपकी मेष ही बन गई। दशमांश कुंडली मेष की बनी, उसका लॉर्ड बनेगा इंद्रदेव और इसका कारक बनेगा सूर्य, और सूर्य राजा है, सरकार का कारक है। यह सरकार का कारक है, सूर्य राजा है। और उधर आपका दशम का स्वामी शनि, शनि सूर्य की अगर युति हो गई तो आपको सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी मिलने के पक्के योग बनेंगे। अगर आपका दूसरा दशमांश बन जाए तो ये अग्नि दशमांश होता है, इसका लॉर्ड होता है अग्नि दूसरे का, और इसका कारक प्लेनेट होता शुक्र। अब अग्नि दृष्कांड बना, अग्नि दशमांश बना, कारक बना सूर्य। उधर आपके दशम भाव की जो आपकी दशमांश कुंडली है उसमें दशमांश के लॉर्ड के साथ आपके मेन कुंडली में लगन के लॉर्ड का कोरिलेशन अगर शुक्र के साथ हो जाए और कुंडली के अंदर मंगल शुक्र की युति आ जाए तो आदमी की कुंडली के अंदर राजयोग बनेगा, विद्युत्ता का भी राजयोग बनेगा, क्रिएटिव फील्ड का राजयोग बनेगा, रिसर्च ब्रेन बन जाएगा। अभी मैं रैना जी की कुंडली देख रहा था कि राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों मिले। इनकी कुंडली में नवम और दशम का दोनों का स्वामी एक साथ बैठे, मंगल शुक्र, और केंद्र का स्वामी शनि उच्च होकर के बैठा तीसरे भाव में। तीसरे भाव में जो शनि होता है उसको गोचर के अंदर बलवानता मिलती है, 3, 6, 11 के अंदर वो बड़ा बलवान हो जाता है। शनि बड़ा बलवान है, उच्च का भी है, केंद्र त्रिकोण योग बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर सरकार के साथ संबंध बनता है। ऐसे ही अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपका शुक्र दूसरे दशमांश और आपके दशमांश कुंडली का लगने से दसवें से इकट्ठे हो जाएं तो यह योग बनेगा। तीसरा दशमांश 6 से 10 डिग्री, 6 से 10 डिग्री के बीच में इस दशमांश का स्वामी होता है यम और इसका कारक प्लेनेट होता है मंगल। इधर आपका दशमांश लगन बनी, उसका कारक बना मंगल, और आपकी लगन कुंडली के अंदर मंगल केंद्र में आ जाए और मंगल दशमांश कुंडली में केंद्र में आ जाए, केंद्र त्रिकोण में आ जाए और केंद्र त्रिकोण के साथ राजयोग बना ले, तो कोई बच्चा ये आके पूछे कि मैं आईपीएस बन सकता हूं, आप दावे के साथ बोल सकते हो कि आईपीएस बन जाओगे। क्या मैं पुलिस में कमिश्नर बन सकता हूं? बन सकते हो। क्या मैं आर्मी के अंदर कैप्टन बन सकता हूं जैसे लेखराज जी थे? बन सकते हो। आप ब्रिगेडियर जनरल तक जा सकते हो? जा सकते हो। अब ये कैसे तय करोगे कैप्टन तक रह जाओगे, जनरल तक जाओगे? अगर मंगल आपका फुल बलवान है, जागृत अवस्था में है, वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है कि उसको षडबल के अंदर पूर्ण बल प्राप्त है, यानी उसको काल बल भी है, उसको दिशा बल भी है, चेष्टा बल भी है, उसको युति बल भी है। अगर ये बल प्राप्त हो जाए तो आप जो सर्वोच्च पद है उस पर जा सकते हो। ज्योतिष के लिए बड़ा गहराई में जाना पड़ता है, बहुत धीरे 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 आपको ग्रह का बल, आपको पता चल गया ग्रह का बल पावरफुल क्यों है।
ग्रह इतना मजबूत अवस्था में है कि जो व्यक्ति को जन्नत तक लेके चला गया, ग्रह आपको प्रधानमंत्री बना देता है एक चाय वाले व्यक्ति को। क्यों बना देता है? क्योंकि उनकी लगन कुंडली और चंद्र लगन कुंडली और दशमांश कुंडली के मंगल की स्थिति बड़ी पावरफुल हो जाती है। सुदर्शन पद्धति के हिसाब से लगन, चंद्र लगन, सूर्य लगन एक ही हो और लगन में कोई भी ग्रह एक बलवान होकर के बैठा हो तो उसके पास बड़े बल मिल जाते हैं। मान लो किसी की मीन लगन है, चंद्रमा भी वहीं बैठा, गुरु भी वहीं बैठा, सूर्य भी वहीं बैठा, चंद्रमा और बृहस्पति अस्त नहीं है, तो वो व्यक्ति राजा बनेगा। उस व्यक्ति के पास प्रभु की कृपा होगी, वो व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों का ज्ञान प्राप्त कर लेगा, उसको ज्ञान स्वयं आकर के कहेगा कि आप बोलो और मैं लिखूंगा। स्वयं वेद व्यास लिख रहे थे और अपना गणेश जी जो है लिख रहे थे और वो बोल रहे थे। आपकी वाणी के ऊपर अभी मेरे को कह रहे थे लेखराज जी कि वाणी सिद्ध होती है, सरस्वती सिद्ध होती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरस्वती सिद्ध होती है। जब आपकी कुंडलियों में इस प्रकार के योग होते हैं तो आप ध्यान जरा सा लगाते हैं, ऐसे योगों के अंदर ऊपर से अंतरिक्ष के अंदर जो शब्द भ्रमण कर रहे होते हैं वो आपकी वॉइस पे आ जाते हैं, आपकी वाणी पे आ जाते हैं और आप बता देते हैं। इसलिए जो ज्योतिषी होता है ना, जो साधक होता है, जो वेदाचार्य होता है, वो बहुत बड़ा ध्यान करने वाला भी होना चाहिए। अंतरिक्ष के अंदर पूरा होरा शास्त्र है, अंतरिक्ष में पूरा जैमिनी है, अंतरिक्ष में पूरे भृग ऋषि हैं, अंतरिक्ष में सब है। अंतरिक्ष में आप सोचते हो वो भी है, बशर्ते वो उसको रिसीव करने के लिए आपके दिमाग के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो मजबूत होने चाहिए। चौथा जो दशमांश है, चौथा दशमांश होता है राक्षस। राक्षस दशमांश होता है और इसका राहु होता है कारक प्लेनेट, और यह हो गया 10 से 13। 10 से 13 डिग्री के बीच में अगर आपकी दशमांश लगन आ जाए तो इसका राहु कारक होगा। और राहु अगर कुंडली में बलवान हुआ, केंद्र त्रिकोण में हुआ, अपनी राशि में मूल त्रिकोण में हुआ, ग्रह के हिसाब से मजबूत हुआ, पाप प्रभाव में नहीं हुआ, पापी ग्रह की राशि में नहीं हुआ, मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, मकर में नहीं हुआ, तो फिर ये राहु भी आपको अपनी दशा, अपनी अंतरदशा में बहुत टॉप का ज्योतिषी और ध्यानी बना देगा। कितने लोग राहु की दशा के अंदर बहुत जबरदस्त ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान का सदुपयोग करें ना करें, उस विद्या का सदुपयोग करें ना करें, लेकिन ज्ञानी तो हो जाते हैं। तो राक्षस भी तो ज्ञानी होते हैं, राक्षस ज्ञानी थे ना, उनके पास कैसी कैसी विद्याएं थी। रावण के कुनबे के अंदर कैसी कैसी विद्या लेके बैठे हुए थे। अगर मान लो पांचवा दशमांश आ जाए आपका 13 से 16 के बीच में, तो इसका जो होता है वो होता है वरुण देव, कारक प्लेनेट शनि। अगर मान लो आपकी कुंडली के अंदर शनि बलवान है और दशमांश में भी शनि बलवान है, तो शनि से रिलेटेड जो भी काम करोगे उसमें बहुत जबरदस्त ऊंचाइयां मिलेंगी आपको। शनि को जितना मजबूत, लोग बोलते हैं कि हमारे शनि की 7.5 में तो हम करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए होंगे, हम कब मना कर रहे हैं। शनि की महादशा में हमने जो कमाया शायद कभी नहीं कमा सकते, हमने क्या कमाया होगा आपने। कहते हैं कि शनि की दशा के अंदर हमने बहुत बड़ा ज्ञान अर्जित किया, सिद्धियां की हैं, साधक बन गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका शनि बलवान है, मैन कुंडली, दशमांश कुंडली में शनि अगर खराब हो गया तो फिर आपको नुकसान करेगा। अभी आपका मान लो छठा बन जाए, छठा जो होता है वो हमारा होता है चंद्रमा, इसका कारक प्लेनेट होता है चंद्रमा। वो वायुदेव, वायु की तरफ काम करता है। अगर चंद्रमा मजबूत हुआ
और छठा आपका दशमांश बलवान हुआ तो आपका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग होगा, बड़ी से बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर लोगे। अगर ये दोनों कमजोर हो गए तो फिर आप मानसिक बीमार रहोगे। और सातवां दशमांश जो हमारा होता है वो होता है कुबेर का। इसका कारक प्लेनेट होता है बुध। अगर आपका सातवां दशमांश हुआ और बुध बलवान हुआ तो बहुत ही बेहतरीन गणितज्ञ आपका बुध बलवान होना चाहिए। पंचम में बुध बैठा है चंद्रमौली जी का, नवम में इनका गुरु बैठा हुआ है, और गुरु और बुध का नव पंचम योग है। अभी तो मैंने दशमांश कुंडली देखी नहीं थी क्योंकि मुझे लेखराज जी ने बताई नहीं कि कितने डिग्री की है, तो ये पता चल जाता कि दशमांश कुंडली इनकी क्या कहती है। अगर बुध बलवान हुआ तो इसका मतलब सद्बुद्धिश्च बुद्धो गुरश्च गुरुताम, जिनके गुरु और बुद्ध दोनों बलवान हो जाएं तो बहुत टॉप के ज्योतिषी, बहुत 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 बड़े आध्यात्मिक वेता, वेदों के ज्ञाता, रिसर्चर, बड़े बड़े लोग हो जाते हैं। आठवां ईशान नवांश होता है, सॉरी दशमांश होता है। अब इसका कारक प्लेनेट होता है बृहस्पति। अगर आपका आठवां दशमांश बलवान हुआ तो समझ लो कि आप जैसा ज्ञानी कोई हो नहीं सकता, पढ़े लिखे हो या ना हो। कितने लोग ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन ध्यान लगाते हैं सिर्फ, और ध्यान लगा के बता देते हैं कि अच्छा जाओ हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है। अगर आपने आठवें दशमांश में बच्चा पैदा किया, आठवां दशमांश कहां से होगा? आठवां दशमांश होगा 22 से 3 25, 25 3 28 नहीं 21 से। इस पीरियड में बृहस्पति अगर बलवान हो गया तो समझ लो 5 चीजें आपको ऊंचाइयों में अपने आप मिलेंगी। धन मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, भाग्य, कर्म और लाभ। इसका बृहस्पति बलवान हो जाए और बृहस्पति को सड़बल में पूरे बल प्राप्त हो जाए तो उस व्यक्ति के पास तीनों लोकों में भ्रमण करने की क्षमता आ जाती है, वो समाधि में चला जाता है। वो व्यक्ति ध्यान लगाता है तो त्रिलोक में क्या हो रहा है, नारद मुनि जी की तरह, वेद व्यास की तरह, भगवान कृष्ण की तरह सभी जगह पर वो देख सकता है, वो ध्यान लगा सकता है। आपका नौवां जो दशमांश होता है वो ब्रह्मा जी का होता है, लास्ट वाला, लास्ट से एक पहला, यानी 27 डिग्री तक, 24 से 27। इसका जो कारक प्लेनेट होता है वो शुक्र होता है, और शुक्र जो होता है चांगड़ जी ने पूछा आपसे ना, संदीप चांगड़ जी, आचार्य संदीप चांगड़। क्या पूछे? अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूं। उस कंडीशन में शुक्र देव का प्रभाव आपको ऊपर आ जाएगा, और लास्ट वाला जो होता है वो अनंत होता है, इसके इंद्र देवता हो जाते हैं। यानी आपका पहला दशमांश वो इंद्र देव के पास है, आपका लास्टवां दशमांश वो भी इंद्र देव के पास है, और दोनों के कारक प्लेनेट सूर्य हैं। दूसरा दशमांश वो शुक्र के पास है, और आपका नौवां दशमांश वो भी शुक्र के पास है। तो ऋषि ये कहते हैं, उन्होंने भी इनकी कैलकुलेशन की है कि ग्रहों की 36 अवस्थाएं होती हैं। यानी अगर आपकी पहली अवस्था विषम राशि की आ जाए और 0 से 6 डिग्री, 6 से 12 डिग्री, 12 से 18 डिग्री आ जाए तो ग्रहों की ताकत अलग होती है। उनके साथ अगर इसको कोरिलेट करेंगे और आपकी मेन कुंडली का लग्नेश,
मैन कुंडली का दशमेश, दशमांश कुंडली का लग्नेश, दशमांश कुंडली का दशमेश, इनका अगर रिलेशन अच्छा आ जाए तो आप समझ लेना कि जो आप चाहते हो जीवन में वो प्राप्त कर सकते हो, और उसी प्रकार से आपको डिजाइन करना चाहिए। बच्चा जब कंसीव करें, कंसीव करने के बाद जब बच्चा डिलीवरी करें, डिलीवरी के समय पर नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली इन दोनों का अवश्य अवलोकन करना चाहिए। नवांश कुंडली आपके पार्टनर को भी बताएगी, बाकी प्लैनेटों की सिचुएशन को बताएगी। दशमांश कुंडली में कैरियर क्या अपनाना चाहिए। अब मैं इंजीनियर हूं, लेकिन इंजीनियरिंग तो मेरे काम नहीं आई, मैं ज्योतिष में चला गया। ज्योतिष में क्यों चला गया कि मेरी लगन में गुरु और चंद्रमा 15-15 डिग्री के बैठे हुए हैं और मीन लगन है, और गुरु को बहुत ज्यादा बल प्राप्त है, 6 की 6 बल प्राप्त है। इसलिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं टेक्निकल आदमी होकर के भी मैंने 15 किताबें लिखी। अभी मैं उनमें से 5 किताब तो लेके आया हूं, बाकी सबसे माफी चाहूंगा। एक तो हमारे असनी जी के लिए एक किताब, क्योंकि एक किताब राकेश जी के लिए है दिव्य ज्ञान की, एक हमारे 3 आयोजक हैं उनके लिए हैं। वो किताब मैं प्रोग्राम के बाद जब समय मिलेगा तो दूंगा। तो आपकी कुंडली के अंदर आपने क्या एजुकेशन ली उस समय दशा अंतरदशा के अनुरूप, लेकिन जब आपका वक्त अच्छी दशा का आ जाएगा तो आप पलट जाएंगे। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, अगर आप सीए हैं तो हो सकता है आप बहुत बड़े ज्योतिषी बन जाएं, और हो सकता है कि आप बहुत बड़े पद पर रहे हैं और बाद में आप बहुत अच्छे, कितने पुलिस वाले हैं बहुत टॉप के ज्योतिषी हैं, कितने आर्मी वाले हैं बहुत टॉप के ज्योतिषी हैं, और कितने लोग मंदिर के पुजारी रोज भगवान के दर्शन करते हैं उनके बच्चे नहीं बनते। तो ये हमारी कर्म की गति का प्रभाव होता है। तो आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, इसको रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपने दशमांश कुंडली अपने बच्चे की अच्छी बना ली है तो उसका कैरियर भी बहुत अच्छा चला जाएगा। सर जी आपका डिग्री आगे जा रहे हैं, आपको लाइव देख रहे हैं, तीसरा दशमांश 6 से 9। कोई बात नहीं, ये तो सेल्फ ऑप्टिंग हो जाता है। कभी कभी केजरीवाल भी बोल देता है, कभी कभी मोदी भी बोल देते हैं, राहुल गांधी तो हमेशा ही बोलता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी इंटेंशन को समझो। इंटेंशन ये है कि 0 से 3 डिग्री और 0 से 6 डिग्री ऐसा तो नहीं है, लेकिन 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 ऐसे इस प्रकार से ले सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, समझने की जरूरत है। विद्वान आदमी इन बातों को समझ लेता है। जब कोई यहाँ से बोल रहा होता है तो वो आगे के लिए अपने रिसर्च को लेके आना होता है, क्योंकि हाथ में तो पन्ना होता नहीं है कि बोल के चले जाओ। अब हम यहाँ दिमाग, हमारा जो बुद्ध है वो लगा हुआ है अंतरिक्ष में, वो अंतरिक्ष से शब्दों को ला रहा है। अब क्या पता बुद्ध बेचारा कभी कभी राहु से टकरा जाए, तो हो सकता है मैं 1 डिग्री के बजाय 2 डिग्री आगे बोल दूं, तो उसको डोंट टेक अदरवाइज। ये तो टू एयर इज ह्यूमन। एक होता भी पढ़ने में गलती हो जाए तो बात अलग है। जब आदमी जब सीधे सैटेलाइट से जुड़ा होता है तो उस समय वो आगे के शब्दों को लाने की कोशिश करता है। पहले शब्द उसके दिमाग में आ चुके होते हैं, सोचता है वो शब्द तो यहाँ आ चुके हैं, 0 से 3 तो आ चुका है, 3 से 6 भी आ चुका है, 6 से 12 चला गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखेंगे लोग तो कोई बात नहीं, ज्यादा कमेंट ही करेंगे, ये बोलेंगे कि आपने ऐसा बोल दिया। लेकिन जो समझदार होता है इन बातों को समझता है। ये था दशमांश कुंडली से संबंधित प्रश्न। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी नहीं तो हर हर महादेव। अच्छा, राशि विषम राशि में इंद्र अग्नि सब परिवर्तन होते हैं, क्या ये भी बताने की कृपा करें। सम राशि और विषम राशि में इंद्र अग्नि सब परिवर्तन होते हैं? नहीं, ये फिक्स है। ये जो हमारे दशमांश हैं वो फिक्स हैं, वो चाहे सम हो चाहे विषम हो, उसमें सिर्फ इतना रहता है कि लास्ट के 2 और पहले 2 वो सेम है। तो इन पहले 5 और बाद के 5 तक
ऐसा ही होरा शास्त्र में लिखा हुआ है। और किसी को कुछ पूछना है? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम की सफलता के लिए डॉक्टर विश्व कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, रजनी सूद जी, बबीता जी, राकेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका प्रोग्राम अब तो हिट है। क्या है? इस समय अगर फोटो ली जाए तो हिट है। पहले वाली की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान के साथ सुना। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।